देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया घटना की ओर। दोस्तों, भारत के कोने कोने में पहुंचकर मैंने अक्सर डिलीवरी को अंजाम दिया है। सालों पहले मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन फिर एक हादसे के चलते मैंने एम्बुलेंस ड्राइविंग का काम ही छोड़ दिया और उसके बाद से मैं महज एक ट्रक ड्राइवर बनकर रह गया। लेकिन एम्बुलेंस चलाते हुए मैंने कुछ ऐसी चीज़ों से सामना किया जिस पर विश्वास कर पाना आज भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ एक ही हादसे में दो घटनाएं हुई हैं जिसको याद करता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कोई बुरा सपना देखा है। तो आइए जानते मेरी ज़िंदगी में हुआ एक ऐसा किस्सा जो आपके शरीर के अंदर थर थर कपकपा देगा। सर्दियों का महीना था वो, दिसंबर की ठंडी रात, और ऊपर से कभी भी फ़ोन आ जाना हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं था। गर्म कंबल से जब मैं बाहर निकलता तो वो किसी नरम जैसा महसूस होता, लेकिन फिर भी अपने काम को अंजाम देने के लिए हमें ये सब करना पड़ता था। एक रात लगभग 10:30 बजे के आसपास मुझे अचानक ही हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। यह हॉस्पिटल शहर का प्राइवेट हॉस्पिटल था जिसके चर्चे आसपास के गांव में भी बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। उस अस्पताल के अंदर बहुत सारी एम्बुलेंस एक साथ में काम करती थी, लेकिन सबसे पहले साला मेरे पास ही फ़ोन आता था और यही वजह थी कि हर बार मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। पर फिर भी किसी पेशेंट को लाने के लिए मुझे पूरी नीयत के साथ जाना होता था। ऐसे में रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास फ़ोन आते मैं तुरंत ही एम्बुलेंस लेकर निकल पड़ा। हालांकि ये फ़ोन मुझे आज किसी अननोन नंबर से आया था, पर फिर भी मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एम्बुलेंस लेकर सीधा हाईवे से होता हुआ उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। लेकिन उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मुझे आसपास में कोई भी गाड़ी या फिर बाइक का एक्सीडेंट नज़र नहीं आया था। वहाँ एकदम शांति छाई हुई थी, मानो यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद जब मैंने वापस से उस अननोन नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो इस बार वो फ़ोन लगा ही नहीं। मेरी तमाम कोशिशें फेल हो गईं और फिर मैं निराश होकर गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद फिर से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। इस बार मैंने जैसे अपने फ़ोन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि ये फिर से उसी अननोन नंबर से फ़ोन था। इस बार मैंने फ़ोन उठाते बोला, अरे भाई साहब, किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है? मैं तो सड़क के ऊपर पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर उसने बोला, भाई साहब, गाड़ी को आप लेफ्ट वाले रास्ते पर मोड़ लीजिए, हमें आपकी गाड़ी की हेडलाइट नज़र आ रही है। जैसे ही मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो मैंने पाया कि वहाँ से एक हल्का सा रास्ता निकलता था। हालांकि वो रास्ता दोनों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी को तुरंत ही उसी रास्ते की तरफ मोड़ लिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे सिर्फ एक फ़ोन करने से यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था। मुझे डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए थी या फिर अस्पताल के डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए था कि मुझे गाड़ी लेकर जाना चाहिए या फिर नहीं। खैर, अब जो हो चुका था सो हो गया। अब मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने थे। हालांकि मैंने गाड़ी को उस लेफ़्ट साइड वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया और अब मैं बड़े ही आराम के साथ गाड़ी को लेकर आगे बढ़ने लगा। हालांकि दोस्तों, अभी भी मैं यही सोच रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, और इतने में ही मुझे सड़क के ऊपर 3 से 4 लोग पड़े हुए दिखे। जैसे मैंने उन लोगों को ज़मीन पर गिरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊपर से आते वक्त मैंने हॉस्पिटल से सहकर्मियों को भी अपने साथ नहीं लिया था, तो ऐसी हालत में अक्सर मेरे साथ 2 से 3 से लोग हुआ करते थे जो एम्बुलेंस के अंदर ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुझे वहाँ पर 2 से 3 लोग खड़े हुए भी नज़र आ रहे थे। फिर मैं जैसे उनके पास गया तो वो सभी एक एक करके मेरे पास आने लगे, पर ताज्जुब की बात ये थी कि उनमें से किसी ने भी मुझे कुछ भी नहीं कहा था और वो सभी सीधा उन लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डालने लगे, मानो वो तीनों ही लोग मर चुके हों। 1-2 बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसके बाद जैसे उन लोगों ने उन तीनों लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डाल दिया तो फिर मैं तुरंत ही ड्राइविंग सीट पर सवार हुआ और वहाँ से निकलने लगा। अब मुझे जल्द से जल्द इनको लेकर हॉस्पिटल पहुँचना था। मैंने गाड़ी को स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि मुझे आगे वाले कांच में सफ़ेद सफ़ेद
कुछ दिखाई पड़ रहा था। ठीक से देखने पर पता चला कि ये इन्हीं लोगों में से किसी की बॉडी थी जो इधर से उधर हरकत कर रही थी, लेकिन मैंने इस मूव पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से ऐसा लगा कि इस बार कोई उठकर बैठ गया है, और इस बार सच में पीछे वाला आदमी नीचे पड़ी हुई टेबल से उठकर बैठ गया था। फिर मुझे लगा कि शायद इस आदमी को अच्छी तरह से होश है और ये मुझसे बात कर सकता है, इसलिए मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई साहब आप ठीक तो है ना? इस पर उस आदमी ने बोला, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? इस पर मैंने उससे बोला, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। फिर अचानक ही मेरी नज़र उन दोनों पर भी पड़ी तो मैंने देखा कि वो दोनों भी एक एक करके अब खड़े हो गए थे। उन दोनों को एक ही पोजीशन में खड़ा होता हुआ देखकर मैं बड़ी हैरानी के साथ उन्हें देख रहा था। तभी उनमें से एक ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाना शुरू कर दिया, पर जैसे जैसे उसका हाथ मेरी ओर आ रहा था तो मेरे दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। मेरी सांसें अब ऊपर नीचे होने लगी। फिर इतने में उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया तो मैंने महसूस किया कि उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। उसके ठंडे हाथ से मेरे शरीर में कपकपी छूट गई। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई जिंदा लाश है जो हवा से फूलकर खड़ी हो गई है। फिर मैंने अपनी गाड़ी को रोका और उस हाथ को अपने कंधे से हटाया और मैं पीछे का केबिन खोलते हुए पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। लेकिन जब मैंने केबिन में जाकर देखा तो फिर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल मैंने देखा कि जिस तरह से मैंने उन तीनों को गाड़ी के अंदर डाला था वो बिल्कुल उसी तरह से सोए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपनी चादर को हटाया ही नहीं है। एक बार के लिए तो इस चीज़ पर विश्वास कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि हो सकता है मैंने खुली आंखों से ही कोई बुरा सपना देखा हो, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग हमें भ्रमित कर देता है। ऐसे में मैं एक बार के लिए अपना सर पकड़कर इधर उधर हिलाने लगा। फिर बाद में मैंने वापस से एम्बुलेंस को स्टार्ट किया और उसे लेकर अस्पताल के लिए फिर से रवाना हो चला। फिर इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजी, पर जैसे मैंने फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि फिर से मुझे किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। पर इस बार जैसे मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मुझे एकदम से आवाज़ आई, बधाई हो, आप अपने अंत के करीब हैं। इस आवाज़ को सुनते मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। एक बार के लिए डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। लेकिन इससे पहले कि मैं सामने कुछ और बोल पाता कि अचानक ही फ़ोन कट हो गया, और इस बार फ़ोन कट होते ही मैंने तुरंत ही अपनी एम्बुलेंस के पीछे वाले केबिन में देखा। लेकिन अब मुझे पीछे की ओर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। पीछे का नज़ारा एकदम साफ हो चुका था। इसका मतलब अब मैं किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जाल में फंस गया था। ऐसे में अब मेरे पास अपनी गाड़ी को भगाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे में मैंने गाड़ी की रफ्तार को ऐसे ही बनाए रखा। गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ सड़क पर भागती जा रही थी और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस परेशानी से किस तरह से निपटा जाए। मेरे पास अपनी गाड़ी को भगाने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए मैं सड़क पर गाड़ी को यूं ही भगाता जा रहा था। गाड़ी के सामने लगा हुआ कांच मैंने नीचे कर दिया था ताकि मुझे पीछे का दृश्य ना देख सके, क्योंकि पीछे की तरफ का दृश्य देखकर अब मैं डरना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अंदर और भी ज़्यादा घबराहट बने, इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं इस रास्ते को पार करके हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहता था और इस घटना के बारे में सभी लोगों को बताना चाहता था कि ऐसे वक्त में मैंने एम्बुलेंस की रफ्तार को लगातार बढ़ाए रखा। दोस्तों, इस भयानक माहौल में हमारे लिए किसी भी गाड़ी को चलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हिम्मत हारना भी कहीं ना कहीं हमें शोभा नहीं दे रहा था। ऐसे में मैंने बिना इधर उधर देख गाड़ी को चलाए रखा, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन एक ना एक बार तो मेरे साथ ऐसा ज़रूर होगा कि कोई मुझे बीच में ही परेशान करेगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। थोड़ी देर के बाद अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, और इस हाथ को महसूस करके मेरा पूरा बदन कांप उठा। मेरे शरीर में एक जोरदार सनसनी मच गई। मैं पीछे देखना तो चाहता था, लेकिन अगर मैं पीछे देखता तो शायद दोबारा मैं गाड़ी नहीं चला पाता, इसलिए मैं चुपचाप गाड़ी को ही चलाता रहा। पर मेरे साथ जो हो रहा था मैं उसे बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन उस समय पर गाड़ी को रोकना मेरे लिए मौत को दावत देने जैसा था। फिर इसी बीच किसी दूसरे हाथ ने भी मेरे कंधे को पकड़ लिया, और इस बार तो मेरा कंधा
इतनी बुरी तरह से पकड़ा गया था कि मेरे कंधे की नस के अंदर खून का बहना कम होने लगा और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। फिर मैंने एक बार जोर से झपट्टा मारा और अपने कंधे को छुड़ा लिया, पर जैसे मैंने पीछे पलटते हुए देखा तो मैंने पाया कि 2 काले मुंह वाले आदमी पीछे की ओर बैठे हुए थे और वो अपनी चमकती हुई आंखों से मेरी ओर देख रहे थे। इससे पहले कि मैं गाड़ी को काबू कर पाता कि गाड़ी सड़क से नीचे उतर चुकी थी। एम्बुलेंस का सायरन बंद हो चुका था। किसी तरह से मैंने एम्बुलेंस की रफ्तार को कम किया, लेकिन मैं उसे काबू में नहीं कर पाया और एम्बुलेंस सीधा एक पेड़ से जा टकराई। उस समय पर मैं एम्बुलेंस को काबू तो नहीं कर पाया, लेकिन किसी तरह से मैंने उसकी रफ्तार को कम ज़रूर कर दिया था, जिसकी वजह से एम्बुलेंस तेज़ी से टकराने के बजाय हल्की रफ्तार में पेड़ से टकरा गई। हालांकि तब तक मेरा सर डिवाइडर से टकरा गया था, लेकिन इसके बावजूद मैं थोड़ी ठीक हालत में था। फिर मैं जल्दी से उठा और गाड़ी से बाहर आया। अब तक गाड़ी के अंदर मेरे अलावा कोई भी मौजूद ही नहीं था। ऐसे में मैं अपना सर पकड़कर सीधा रोड पर पहुंच गया। रोड पर पहुंचते मैंने देखा कि वहां पर मुझे 2 लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। उनका पूरा चेहरा एकदम काला था और उनकी आंखें चमक रही थी। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि ये लोग कौन हैं। दरअसल इन्हीं की वजह से मैंने अभी गाड़ी को पेड़ से टकरा दिया था। उन लोगों को एक बार फिर से अपने सामने देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई, लेकिन अब की बार मैंने सड़क के ऊपर ही सरपट भागना शुरू कर दिया। वो लोग अभी तक तो वहीं के वहीं खड़े थे, लेकिन दोस्तों मैं जानता था कि ये लोग मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से रफ्तार पकड़नी चाहिए। यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद एक ढाबा पड़ता था और मेरा टारगेट भी यही था कि मैं जल्दी से जल्दी उस ढाबे तक पहुँच जाऊँ और अपनी जान बचा सकूँ। ऐसे में मैंने अपनी कदमों की रफ्तार को यूं ही बनाए रखा, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ साथ किसी और के भी दौड़ने की कदमों की आवाज़ भी मेरे कानों तक पहुंच रही है। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ 3 से 4 लोग दौड़ रहे हों। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। पर यह अंदर से होने वाला एहसास इस बात की गवाही दे रहा था कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। एक बार के लिए मैंने अपना मोबाइल निकालकर फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों आज शहर के आसपास के क्षेत्र में होने के बावजूद भी फ़ोन के अंदर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। पहले भी मैंने फ़ोन लगाने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार ऐसा ही देखने को मिला। हर बार फ़ोन के अंदर नेटवर्क का नामो निशान नहीं मिलता और मैं इस खतरे से बाहर नहीं निकल पाता। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही सहारा बचा था और वो था यहाँ से आगे की तरफ पड़ने वाला एक ढाबा। वहीं पर जाकर मैं अपनी जान बचा सकता था। ऐसे में मैंने अपने कदमों की रफ्तार को कम नहीं किया और लगातार दौड़ता रहा। फिर थोड़ी देर भागने के बाद अब मेरी सांसों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। इतनी देर से दौड़ने वाला अब मैं किसी कुत्ते की तरह मुंह खोलकर सांस लेने लगा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब चारों तरफ का माहौल मुझे थोड़ा नॉर्मल नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज जो भी चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी वो अब सामान्य हो चुकी थी। मेरे आजू बाजू में मुझे किसी के भी होने का संकेत महसूस नहीं हो रहा था, मगर ये ऐसा भी तो हो सकता था कि ये सब तूफान के आने से पहले का सन्नाटा हो। मैं अब थक हार कर किसी सही जगह पर बैठना चाहता था और मेरे पैर अब डगमगाने भी लगे थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए मुझे थोड़ी देर के लिए आराम तो करना ही होगा। इसलिए मैं सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। सड़क के किनारे बैठकर मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ उस जगह पर मेरे अलावा किसी दूसरे आदमी के सांस लेने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही हो। अब तक मैंने उस सड़क के ऊपर एम्बुलेंस के अलावा किसी दूसरी गाड़ी को गुजरते हुए भी नहीं देखा था। ऐसे में मुझे यही इंतज़ार था कि जल्दी से जल्दी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरे और मैं उसके सामने हाथ दिखाकर यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी कि इस सड़क से आज एक भी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं गुजर रही थी। उल्टा मुझे पैदल इस सड़क को मापना पड़ रहा था। थोड़ी सी देर के बाद मेरी हालत फिर से थोड़ी नॉर्मल हुई तो फिर से मैंने चलना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये थी कि इस बार मैं बहुत ही आराम के साथ उस ढाबे तक पहुंच गया और वहां पर पहुंचकर मुझे कुछ गिने चुने लोग वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। उनको देखने के बाद एक बार के लिए मेरी सांस में सांस आई। मैं तुरंत ही उस ढाबे पर बैठे हुए लोगों के पास पहुंच गया। जब मैं उन लोगों के पास पहुंचा तो वो लोग मेरे चेहरे को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते थे कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है।
इसलिए जब उन लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। मेरी बात सुनने के बाद वो सभी लोग एक बार के लिए डर से थर्रा उठे, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि जिस अननोन नंबर से तुम्हें कॉल आया था, असल में वो फ़ोन एक घोस्ट फ़ोन होता है। कहते हैं कि कई एम्बुलेंस ड्राइवर को पहले भी इस तरह की घटनाएं महसूस करनी पड़ी हैं। उनका एक्सपीरियंस यही रहता है कि सबसे पहले उन्हें किसी अननोन नंबर से कॉल आता है और फिर उन्हें कुछ ऐसी जगह पर बुलाया जाता है जहां पर अक्सर भूत प्रेत का वास होता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन अब मैं खतरे से बाहर हो चुका था। फिर उसके बाद से उन लोगों ने बताया कि अब आपको इस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपके साथ इस तरह की घटना हो रही है, उस हिसाब से आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, फिर क्या था, मैंने इस एम्बुलेंस के काम को वहीं पर अलविदा कह दिया और दोबारा कभी भी एम्बुलेंस लेकर नहीं गया। लेकिन एम्बुलेंस के अंदर आई टूट फूट भी अस्पताल वालों को ही भरनी पड़ती है, इसलिए मैंने वो काम हमेशा के लिए छोड़कर एक ट्रक ड्राइवर का काम पकड़ लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।